हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 फ्रैक्शन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज the friction oppose the dash between the surface in contact with each other। देखिए, जो फ्रिक्शन है वो क्या अपोज करता है, क्या रोकता है, जो दो सरफेस जो है वो कांटेक्ट में एक दूसरे के। तो जो फ्रिक्शन है वह अपोज करता है मोशन को बिटवीन टू सरफेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में। बी इज फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन दी डैश ऑफ द सरफेस। जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है सरफेस का, कि वो रफ है, स्मूथ है, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। सी इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस डैश। जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। डी इज स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश रिड्यूस। देखिए, अगर हम जो पाउडर है वो स्प्रिंकल कर देते हैं कैरम बोर्ड पे तो जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ई इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो लेसर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 2, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन in a decreasing order. Their arrangements are shown below. Choose the correct arrangement। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4 बच्चों को ये कहा गया कि आप अरेंज कीजिए फोर्सेस को ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये करना है। अब आपको ये अरेंजमेंट जो है, ये 4 बच्चों ने अपनी अरेंजमेंट दे दी है, आपको ये बताना कि कौन सी अरेंजमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इज रोलिंग, स्टैटिक एंड sliding, second is rolling, sliding and static, third is static, sliding and rolling and fourth is sliding, static and rolling। तो देखिए, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, पहला है ऑप्शन सी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। पहले स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, Alida run her toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and a towel spread on the floor. The force of friction acting on a car on a different surface in increasing order will be। देखिए, अलीदा जो है वो अपनी टॉय को रन करती है ड्राई मार्बल, सूखे मार्बल के फ्लोर पे, वेट मार्बल की यानी कि गीले मार्बल के फ्लोर पे, न्यूज़पेपर पे और टावल जो उसने बिछाई है फ्लोर पे उसके ऊपर भी वो चलाती हैं अपनी टॉय। आपको ये बताना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक्ट कर रहा है कार में डिफरेंट सरफेसेस में, वो आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। ऑप्शन है वेट मार्बल में ज़्यादा होगा, उसके बाद ड्राई मार्बल में, फिर न्यूज़पेपर में एंड देन टावल में। बी इज न्यूज़पेपर, टावल, ड्राइंग मार्बल, वेट मार्बल। सी इज टावल, न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल, वेट मार्बल फ्लोर। डी इज वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, टावल एंड न्यूज़पेपर। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है डिफरेंट सरफेसेस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है कि सबसे कम कहाँ होगा, वेट मार्बल फ्लोर में, सेकंड ड्राई मार्बल फ्लोर में, उसके बाद न्यूज़पेपर में और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लगेगा, टावल में। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है कि आप सपोज कीजिए कि आपको जो राइटिंग डेस्क है वो थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है। तो आपकी जो बुक आपने उस पर रखी वो जैसे आपने रखी वो स्लाइड होना स्टार्ट हो गई। तो आपको जो डायरेक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स की जो उस पर एक्ट कर रही है वो बताना है। देखिए, तो पहले आप सोल्यूशन देख लेते कि जैसे ही बुक स्लाइड होना स्टार्ट हुई तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो बुक और सरफेस जो है डेस्क का वो एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो डायरेक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो क्या है, वो होगी
अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो बुक है वो मूव कर रही है, यानी कि जो डायरेक्शन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो बुक पे एक्ट कर रहा है वो अपोजिट होगा जिस डायरेक्शन में बुक जो है मूव कर रही है। तो यानी कि अगर डायरेक्शन जो है वो बुक की ये है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो कहाँ लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जब बुक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। आपको डायग्राम में दिख सकता है कि ये बुक है, बुक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में बुक मूव कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, व्हाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहे हैं कि आपने जो बकेट है सोपी वाटर से फुल, यानी कि जो साबुन के पानी से जो बकेट भरी हुई थी, अब आपने वो गिरा दी मार्बल पे गलती से। अब आप ये बताइए कि क्या आपके लिए फ्लोर पे चलना आसान होगा या डिफिकल्ट हो जाएगा। द आंसर इज द लेयर ऑफ सोप मेक्स द मार्बल या फ्लोर स्मूथ ड्यू टू द फ्रिक्शन इज रिड्यूस। देखिए जो लेयर है सोप की जो फ्लोर पे बन गई है वो क्या करेगी कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, यानी कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगी। अब इसकी वजह से जो फ्लोर है वो कैसा हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, यानी कि फिसलने वाला हो जाएगा, और आप अपना जो फुट है वो प्रॉपर ग्रिप में नहीं रख पाएंगे, जो आप अपना पैर है उसको फ्लोर पे प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप सोपी फ्लोर पे वॉक करें, और हो सकता है कि आप स्लिप भी हो सकते हैं उस फ्लोर पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि क्यों स्पोर्ट्समैन जो है वो जूते पहनते हैं जिनमें स्पाइक्स लगी होते हैं उनके नीचे। आंसर इज स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल बिटवीन द शूज एंड द सरफेस। देखिए जो स्पोर्ट्समैन है वो शूज स्पाइक्स वाली क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो इंक्रीज करना चाहते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड सरफेस। जो स्पोर्ट्समैन है वो इंक्रीज करना चाहता है फ्रिक्शन बिटवीन, कहाँ पर, किसके बीच में, शूज और सरफेस के बीच में जो इंक्रीज करना चाहते हैं वो फ्रिक्शन, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्समैन है वो स्लिप नहीं करेगा अगर वो दौड़ रहे हैं और वो खेल रहे हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल हैज पुश्ड अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज पुश्ड अ similar heavy box on the same floor, who will have to apply a larger force and why। देखिए इकबाल जो है वो पुश कर रहा है लाइटर बॉक्स को, और सीमा जो है वो सिमिलर हेवियर बॉक्स को पुश कर रही है सेम फ्लोर पे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और क्यों अप्लाई कर रहा है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो सीमा है वो पुश कर रही है सिमिलर हेवी बॉक्स को पुश कर रही है सेम फ्लोर पे, और इकबाल जो है वो पुश कर रहा है लाइटर बॉक्स पे। तो जो जिसका हेवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, है ना, जिसका हेवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा एज इट प्रेस हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस। इसीलिए जो सीमा है उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो उसको ले जा सके एज कम्पेयर टू इकबाल, क्योंकि इकबाल का जो बॉक्स है वो हल्का है इसलिए उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताना है कि क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। आंसर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक विद कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन दी फ्लोर। देखिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको कम समय लगता है इंटरलॉक करने में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उसके फ्लोर्स पे। देखिए ये एक बॉक्स है, टिल्टेड बॉक्स है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सरफेस है, इन दोनों के जो सरफेस है वो
जल्दी इंटरलॉक नहीं लगेंगे, उसको कम टाइम, क्योंकि कम टाइम मिल रहा है स्लाइडिंग में, तो उसकी जो इंटरलॉकिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर जैसे इंटरलॉकिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, इंटरलॉक नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट को मूव करना इजी हो जाएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करना इजी हो जाएगा जो एक ऑलरेडी एक मोशन में है ना। आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर कोई चीज़ हिल रही है तो उसको हिला नहीं है, अगर वो कोई चीज़ हिल रही है तो उसको हिलाना आसान होगा एज कंपेयर टू जो चीज़ स्टैटिक है, यानी जो चीज़ रखी हुई है उसको हिलाने से, ठीक है। क्योंकि जो दोनों के जो स्लाइडिंग वाला जो फ्रिक्शन है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है उसके और ऑब्जेक्ट और फ्लोर के बीच में जिसके वो कांटेक्ट में, उसमें कम इंटरलॉकिंग टाइम लग रहा है। वेयर एज जो ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरलॉक बहुत ज़्यादा हाई है ना। इसकी वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिव एग्जाम्पल्स टू शो द फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे ये पता चले कि जो फ्रिक्शन है वो आपका फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। तो कुछ पॉइंट्स है। पहला हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड कैसे है। इट अलाउ अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। देखिए जो फ्रिक्शन है वो हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी चीज़ को कैच कर सके, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैच कर सके और ग्रिप बना सकें। सेकेंड इज इट हेल्प अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर। हम फ्रिक्शन की वजह से ही फ्लोर पर यानी कि ज़मीन पर चल सकते हैं। थर्ड इज इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रिक्शन जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकें या उस ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकें। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही। फोर्थ इज ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक। हम फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल सकते हैं। फिफ्थ इज वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टिप ऑफ द पेन एंड पेपर। देखिए हम लिख भी फ्रिक्शन की वजह से ही चल सकते हैं, जो एक्ट करता है बिटवीन द पेन और जो पेन की टिप होती है और पेपर के बीच में ये एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट फ्रिक्शन एज अ फो, यानी कि फ्रिक्शन आपका एनिमी कैसे है। इट कॉजेज वियर एंड टीयर इन दी ऑब्जेक्ट्स। देखिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी फट या टूट जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही। सेकेंड इज इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट ऑफ मशीन्स एंड टूल्स विच फर्दर रिक्वायर मनी टू गेट रिपेयर। देखिए जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है कि जो मशीन्स होती हैं उसके पार्ट को डैमेज कर सकता है, टूल्स को डैमेज कर सकता है और उसको सही करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी या रिपेयर करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है उसकी स्पीड को तो ये कम कर सकता है ना, स्पीड उसको कम कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें मूव करवाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकें। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली। देखिए जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, फ्रिक्शन जो है वो एक तरीके की रोक लगाता है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव ना कर सके जल्दी ही, ठीक है। अगर हमने जो फोर्स है हम वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा, यानी कि फ्रिक्शन से ज़्यादा, तभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं फ्लूइड्स में क्यों उनकी एक स्पेशल शेप होना ज़रूरी है। आंसर इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। देखिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं फ्लूइड्स में उनकी एक स्पेशल शेप होना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि वो ओवरकम कर सके, ताकि वो जो फ्लूइड फ्रिक्शन उनके ऊपर एक्ट हो रहा है उसको कम कर सके। एफर्ट्स जो हैं are therefore made to minimize the friction, so the object are given special shape having pointed fronts and little broader middle portion which tapers the back called streamline। देखिए इसी वजह से इन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसी वजह से ये जो एफर्ट्स को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए
ही ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल शेप दी जाती है, यानी कि उसके जो फ्रंट होंगे वो पॉइंटेड होंगे, उनका जो मिडल पोर्शन होगा वो थोड़ा थिकर होगा, और जाके थिन, और बैक में भी जाके उनकी वो टेपरिंग एंड, यानी कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, वैसी होगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है कि फ्रंट से और बैक से वो थिन हो और मिडल पोर्शन से वो थिक हो, यानी कि देखिए यहाँ फ्रंट से थोड़ी थिन है ना, और बीच में जाके थोड़ी थिक हो गई, और फिर एंड में यानी कि बैक में जाके वो फिर से थिन हो गई। तो इस टाइप की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।